इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम, एक क्वेश्चन 100% आना है, कोई डाउट नहीं है। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। तो इसमें क्या किया कि मैक्सवेल ने जो है वो इक्वेशंस जो गॉस लॉ का और ये सारे थे उनको एक जगह करके और उनको एक्सप्लेन किया, और एम्पियर सर्कुलर लॉ को उन्होंने थोड़ा करेक्ट किया, और वो फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ, मैक्सवेल में एम्पियर सर्कुलर लॉ से जाने जाना। तो सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। तो इसमें बताइए क्या इसका फॉर्मूला था? बोलिए। गॉस लॉ इंटीग्रल, बोलो, ई डी एस, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू, क्लियर हो गया? यही गॉस लॉ हम लोग पढ़े थे कि सरफेस ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डी एस एरिया हो गया, क्यू चार्ज हो गया। और इन्होंने बताया कि जो कूलम्स लॉ है इससे गॉस लॉ से हम क्या करते हैं, डिराइव कर सकते हैं। दूसरा जो है आया वो सेकेंड लॉ जो इनका आया, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म, ये क्या था बताइए? सरफेस इंटीग्रल बी डी एस इज इक्वल टू मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मैग्नेट का कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट। फिर इसके बाद थर्ड लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लाइन इंटीग्रल हो गया, जहां पर लेंथ आ गया लाइन रेज, जहां सरफेस था वो सरफेस इंटीग्रल, ई डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। मतलब ये हो गया, यहां पर फाई बी हम लिख देते हैं, ठीक। तो क्या हो गया कि जो फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज करते, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक, वो किसके इक्वल हो जाएगा? मतलब क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दो तरीके से अलग होती है, जो आप पढ़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ में। क्या डिफरेंस हमने बताया था, बताओ? एक तो ये होता है, ये क्लोज लूप बनाती है और वो नहीं बनाती थी। दूसरा क्या बताया था? ये नेचर में वो कंजर्व होती थी और ये कंजर्व नहीं होती है, ठीक। इतनी बात इन्होंने बता दी। फिर इसके बाद आते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब इसी को इन्होंने मॉडिफाई किया था। तो एम्पियर जो लॉ था एक्चुअली वो लाइन इंटीग्रल ई डी एल म्यू नॉट आई था, ओके। क्या था? ई डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैक्सवेल ने कहा कि जैसे कैपेसिटर की हम बात कर लें, दो प्लेटें ले लें, तो इन्होंने कहा कि भाई यहां पर जो करंट यहां से यहां जा रही, लेकिन इसके बारे में मैक्सवेल ने, एम्पियर ने कुछ बताया ही नहीं। तो कुछ बताया नहीं, तो उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल में यहां पर एक करंट और किया जिसको नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहने का मतलब इन्होंने इसको मॉडिफाई इस तरह से कर दिया कि ई डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, आई सी मतलब कंडक्शन करंट। ये टर्म इन्होंने ऐड कर दिया। तो एक क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन बाय मैक्सवेल, और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल हो जाती है? आई डी की वैल्यू इप्सिलॉन नॉट डी फाई यहां पर बी, ओके, अपॉन
dt। ठीक, एक मिनट, इसके पहले हमारा क्या था? डी फाई यहाँ ये गलत है, इसको कर लेना ई। ठीक, डी फाई ई अपान डी टी है। ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे होता है प्लेटों के बीच में, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। ये टर्म जो है मैक्सवेल ने दिया। अभी तक ये क्वेश्चन ही आता था आपका, बाकी और इधर से मेडिकल में कहीं कुछ और नहीं आया है। लेकिन आईआईटी में इस साल या लास्ट ईयर क्वेश्चन ये चारों लॉ को उन्होंने कंपेयर कराया हुआ है। अभी तक ये लॉ कहीं इस तरह से मेडिकल में नहीं पूछे गए थे। तो कहने मतलब ये चार लॉ इन्होंने मॉडिफाई, चौथे को जो एम्पियर सर्कुलर लॉ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और वहाँ पर एक टर्म और यूज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू होती है इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। ठीक, तो ये सारे पढ़ा हुआ, कोई नई चीज़ इसमें आपने नहीं देखा। सारा चीज़ जैसे फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, ये भी पढ़ चुके हम लोग। ठीक, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये सरफेस इंटीग्रल हुआ। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म, बी डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर ई डी एल इज इक्वल टू डी फाई बी अपान डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई इस तरह किया कि जो प्लेटों के बीच में करंट, उस करंट का नाम उन्होंने क्या रख दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट दिया, और जिसकी वैल्यू होती है इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, एक बात इन्होंने ये कर दी। तो ये चार लॉ आपके हो गए। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं कि द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कॉल्ड लाइट वेक्टर। कोई खास मतलब इसका नहीं है। अब यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन आता है, यहां से आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो रहा है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चेंज हो जाएगी, या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आती है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेव प्रोड्यूस होती है जिसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटेड मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो एक चार्ज हो गया रेस्ट में, जो रेस्ट वाला चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मूविंग चार्ज जो एक्सीलरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है। इसके बाद यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान से यहाँ समझिएगा। जैसे ये वेव का आप दिया गया डायरेक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मे बी रिप्रेजेंट एज, इसको ध्यान दीजिए। ये वेव प्रोपगेट कर रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तीनों कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव का डायरेक्शन। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू ई वाई, ये हो गया आपका E, ये हो गया आपका बी जेड। ठीक, ये अंदर के दोनों सेम होंगे। पहली बात, जो ये साइन कास साइन होगा तो यहां साइन, कास होगा तो कास होगा, अंदर का दोनों सेम हो जाएगा। केवल चेंज सिर्फ इसमें आता है, इसमें। और क्या चेंज आता है कि C इज इक्वल टू ई नॉट अपान
बी नॉट। ये चेंज आपका आएगा सी इज इक्वल टू ई नॉट अपान, क्लियर हो गया इतना। अब मान लो दोनों वेव दी हुई है और तुम्हें कंपेयर करना है तो इसी से कंपेयर कर लो, जिसका ये सही हो वही करेक्ट हो गया। दूसरी बात और क्या समझना है, एलॉन्ग वेव, पहले वेव के बारे में समझो। वेव एलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही है। पहली बात तो पॉजिटिव और निगेटिव का समझ लो। पॉजिटिव एक्सिस जाए, चाहे एक्स जाए, वाई जाए, जेड जाए, तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव। और ये निगेटिव एक्सिस मतलब एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, तो अंदर क्या आएगा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। पॉजिटिव एक्सिस जाए तो निगेटिव, और निगेटिव एक्सिस जाए तो, अब दूसरी बात, यहां ये देखिए एक्स लिखा है तो एलॉन्ग वेव का डायरेक्शन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई लिखा है तो वाई एक्सिस, जेड लिखा है तो वेव का डायरेक्शन। क्लियर हो गया। हम वेव डायरेक्शन यहां से देखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव एक्सिस देखते हैं, इससे देखते हैं। निगेटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव है तो निगेटिव एक्सिस। अब दूसरी बात आ जाते हैं इनके बारे में। ये जो है ये एक्स जा रहा है तो इनमें दोनों में एक वाई जाएगा और एक क्या जाएगा, जेड। तो हम ये राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। दो मेथड हमने आपको बताया था, एक IJK मेथड बताया था, ये डायरेक्शन बहुत पूछा जाता है, और एक राइट हैंड रूल बताया था। तो राइट हैंड रूल कैसे, याद करिए हमने मैग्नेट में कहा था B इज इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर। इसका मतलब फिंगर्स हमारी ई से कहां जाएं, बी की ओर जाएं। तो जो थंब होगा वही किसको बताएगा, बी मीन बी बताया गया, सी मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन मॉड बी का, ठीक, बोलिए। तो अब हम ये करते हैं कि जैसे डायरेक्शन निकालना है हमें, तो अब मान लो हमने इसको मान लिया वाई एक्सिस को ई मान लिया, इसको जेड देखें अब सही है गलत है। देखिए फिंगर हमारी ई से कहाँ जाए, तो थंब हमारा किधर जा रहा है, बी की डायरेक्शन जा रहा है। बोलिए, क्लियर हुआ। और दूसरा मेथड ये है वेक्टर मेथड से। पहले अब दोनों हमें मान लो आइडेंटिफाई करना किधर ई होगा किधर बी होगा, तो हमने ई को ये ले लिया कि जे वाई एक्सिस, और बी को हमने ले लिया जेड मतलब के एक्सिस, ठीक। तो जे क्रॉस के क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। देखिए ई क्रॉस बी क्या होना चाहिए, सी। तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू, इन केस ऐसा ना होता तो इसका मतलब इंटरचेंज कर लेते हम, बोलो इंटरचेंज कर, तब इतने फर्क आता। तो हमें दो तीन चीज ध्यान देना है, एक वेव का डायरेक्शन देखना है और ये इक्वेशंस को ध्यान देना है। अब इसी में ये अच्छा दूसरा और पहले समझ लो तो आगे चल रहे हैं कि ये ई नॉट बी नॉट जो होते हैं वो इंस्टेंटेनियस मतलब पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू होते हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। ई नॉट बी नॉट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, ये वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक। और एक रिलेशन जरा ध्यान देना इस चैप्टर में, इसमें जैसे हम लोग पढ़ते थे BRMS, तो क्या होता था B/√2, वैसे यहां पर हो जाएगा ERMS, ई नॉट अपॉन एंड BRMS, तो क्या हो जाएगा B0/√2। और ये ध्यान देना कि यहां जो होता है वो ई नॉट और बी नॉट सी वाले में होता है, C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, ठीक। फिर इसके बाद के एंगुलर वेव नंबर बता ही चुके हैं 2π/λ, ओमेगा आपका होता है 2π/T। सीधे पूरी जहां जहां इक्वेशन है इस कंपेयर इक्वेशन करने हमें जरूरत ही नहीं है। SHM से लेकर वेव से लेकर AC से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक, जहां जहां ओमेगा टाइम आवे उसको ओमेगा से कंपेयर करो, और जहां जहां एक्स आवे उसको के से कंपेयर करो। ओमेगा की वैल्यू हो गई 2π/T या 2πf, और के की वैल्यू हो गई 2π/λ, ठीक।
इधर देखिए, अब इस वेव को बताइए, ये इसका किधर को जा रही, मतलब वेव का डायरेक्शन बताओ। जेड हुआ, अब प्लस आ रहा है तो माइनस जेड हुआ। ओके, और इसके बाद ये एक्स है और ये क्या है आपका, वाई दिया गया है। तो हमें लग रहा है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, बोलिए। बाकी अभी क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे ही। अब इसमें कुछ जो है क्वांटिटीज हैं, जैसे स्पीड है, तो स्पीड जो वेलोसिटी ऑफ लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई, तो c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E0/B0, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻। अब जब किसी मीडियम हम लेंगे तो ये म्यू और एप्सिलॉन आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने यहां से डिवाइड किया था, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यहीं से मिला था C/B। बोलिए, तो C/B करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट अपान, तो ये हो जाएगा आपका म्यू आर, और इक्वेशन आपको ये मिल गया। एनर्जी में आते हैं हम लोग। एनर्जी में दो एनर्जी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक, मतलब एनर्जी डेंसिटी, एक इलेक्ट्रिक हो गई, दूसरी मैग्नेटिक की हो गई। ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², और मैग्नेटिक क्या होती है B²/2 म्यू नॉट, और दोनों 50-50% होती हैं, आधी आधी होती हैं। आधी ये होगी, आधी ये हो जाएगी, 50-50% होती हैं। 50% इलेक्ट्रिक, 50% मैग्नेटिक होती है, ठीक। इसके बाद टोटल एनर्जी, अच्छा ये यूनिट डायमेंशन हम आपको बता चुके हैं। ये एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों ही, वो भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डायमेंशन बहुत पूछा जाता है, तो एनर्जी डायमेंशन अपान वॉल्यूम डायमेंशन, मतलब कि दोनों डायमेंशन हो जाएगी अपान L3, तो हो जाएगा ये, ठीक। इसके बाद है टोटल एनर्जी। टोटल में दोनों को ऐड कर लिया, अब ऐड कर लिया तो देखिए ये वैल्यू आई, ठीक। इसके बाद ये, इसको हम यहां पर छूट गया है, एप्सिलॉन नॉट E² इज इक्वल टू, अब ये कैसे आया है, ये आया है कि यहीं पर जो E² है इसको तुम हटा दो, किससे हटा दो, C इज इक्वल टू E/B से हटा दो। C इज इक्वल टू E/B से हटाएंगे तो B के फॉर्म में आ जाएगा हमारा, और B को हटाएंगे तो E के फॉर्म में आ जाएगा। बोलिए, निकाल के दिखा चुके हैं क्लास में दोनों। बोलो, हम क्या करेंगे कि C इज इक्वल टू E/B से आप एक बार E को एलिमिनेट कर दिए, एक बार B को कर दीजिए, तो प्योर ये E में आ गया और प्योर B में आ गया। और वैसे भी 50-50 दोनों होता है, तो 100%, अब इसी के प्योर एक में कर दोगे तो उसको हमने 100 कर दिया। बोलो, तो हम ये बता रहे हैं कि दोनों दिया जाए तो आप दोनों यहां रख के निकालोगे। अब मान लीजिए आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और ये पूछा जा रहा है कि आप टोटल निकालिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये यूज कर लेंगे हम। बोलिए, क्योंकि ये ऐसे समझ लो, ये 10 जूल है तो ये भी 10 होगी, मतलब ये 10 है तो ये भी क्या हुआ 10। हमारी बात समझ में आ रहा है? तो कहने एक्सपेंस हो गया कि E आपको दिया है और टोटल पूछा जा रहा है तो हम इसको यूज कर लें, अब B दिया है टोटल पूछ रहे हैं तो इसको यूज कर लें, और दोनों दिया जा रहा है तो इसको यूज कर लें, या कोई एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों 50-50% होती हैं। बात समझ में आ रहा है?
इसके बाद एवरेज, एवरेज फिर इतना फर्क होता है, जहां 1/2 होता वहां ये 1/4 हो गया। अब जब 1/4 हो गया तो ये वाला जो डाटा आपका है ये 1/2 हो जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये सब ई नॉट और बी नॉट है, यहां पर भी ये ई नॉट स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, ये ठीक। और ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, ठीक। अब देखिए, समझ में आया सबको? दो चीजें हो गई, एक हो गया टोटल, एक हो गया एवरेज। तो टोटल में 1/2 था, एवरेज में 1/4 था। और जब यही केवल अकेले एक दिया जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। बोलो, ये देखो, ये 1 हो गया और ये क्या हुआ, 1/2 हो जाएगा। भाई 1/4 तो 1/2 आ जाएगा। ओके, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी में क्या होता है, I इज इक्वल टू यू एवरेज इंटू सी। तो यू एवरेज वैल्यू रख दें इंटू सी। इस पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला U/C हुआ, और हमने बताया था कि ये किसी प्योर 100% प्योर रिफ्लेक्टेड से लौट रहा होगा तो 2U/C हो जाएगा, और कोई मीडियम जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो U/C हो जाएगा। बोलिए, U हो गई यहां पर एनर्जी, तो ये 2U/C और U/C। किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लौटेगा तो क्या होगा, 2U/C, और किसी जो है नॉन एब्जॉर्बिंग से लौटेगा तो U/C। ये पॉइंटिंग वेक्टर होता, पूछा कहीं नहीं गया है, एनर्जी ही है, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। दूसरा ये भी पूछा था रेडिएशन प्रेशर। अब रेडिएशन प्रेशर भी यही बात है, बस यहां पॉइंटिंग वेक्टर ये भी एनर्जी ही है, 2S/C और S/C। और यहां आपका क्या था, यहां पे आपका था 2U/C, U/C, U, ये भी S भी क्या होता है, एनर्जी ही होता है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, यहां पर भी वही सेम चीज कि प्योर रिफ्लेक्टर से लौट रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 2S/C। एब्जॉर्बिंग मीडियम से तो S/C। कोई मीडियम एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहां पर S/C, और कोई प्योर जो है रिफ्लेक्टिंग मीडियम है तो 2S/C। ओके, तो इन पर क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। पहले नीट वाला करते हैं, फिर इसके बाद जेई वाले। क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोगेटिंग अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब B0, ये दिया 6 इंटू टेस्ला। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैक्सिमम मतलब वही पीक वैल्यू, E0 फाइंड करना है। तो बताइए क्या हमने फॉर्मूला बताया था, E0 अपॉन, तो यहां से E0 की वैल्यू C इंटू B0, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, 6 इंटू 10⁻⁻⁷, तो 18, 180 आ जाएगा। बोलिए, वोल्ट पर, ये करेक्ट हो गया आपका, ठीक। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, और एक क्वेश्चन आपको इसमें भी 100% श्योर है कि मिलेगा। अब आइए, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 20 मेगा को हमने चेंज कर लिया, हर्ट्ज में कर लिया, प्रोगेट इन द फ्री स्पेस अलोंग x डायरेक्शन at a particular space of time, at a time E 6.6 J volt per, what is B at the point। अब आपको B निकालना है, फॉर्मूला बता दीजिए। C इज इक्वल टू
E अपान बी, तो B इज इक्वल टू तो 6.6 एंड C तो ये आ जाएगा 2.2 10 टू पावर माइनस। अब मेन चीज आता है डायरेक्शन का। ठीक, अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिए ध्यान से। पहली बात, इस फ्रीक्वेंसी से यहां कोई मतलब नहीं है। ई का डायरेक्शन किधर है, इसको हमने ले लिया एक्स वाई एंड जेड। चलिए, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी इतना इन फ्री स्पेस, वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव हो गया। फिर कह रहे हैं एट पर्टिकुलर स्पेस टाइम ई इज इक्वल टू, ई जो है वो वाई एक्सिस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया, तो कह रहे हैं बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो चाहे राइट हैंड रूल से निकाल लीजिए। अब यहाँ ये दे ही दिए हैं और ये दे दिए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जेड का डायरेक्शन होगा। ये देखिए, अब ऐसे देखिए, ये आपका वेव डायरेक्शन हुआ थंब, और फिंगर्स हमारी ई से कहाँ जा रही हैं। या दूसरा मेथड हमने क्या बताया था, आई जे किस कर लीजिए कि ये आपको दिया गया है क्या, जे दिया है, और तो जे और दूसरा के हो गए होगा, तो जे क्रॉस के क्या आना चाहिए, आई, क्योंकि ये तो फिक्स कर दिया गया ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वेव हमारी किधर जा रही है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वाई हो गया, तो जे ये हो गया, तो जे क्रॉस के आई आ रहा है तो करेक्ट है। तो चेक करें, जे क्रॉस के आई होता है, इसलिए करेक्ट हो गया। तो मतलब हो गया कि हमारा जो बी का डायरेक्शन होगा वो अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो दो मेथड हैं डायरेक्शन निकालने के, जिससे आपको इजी लगे। ठीक, अब इसमें देखिए, which of the following Maxwell equations is valid for time varying condition but not valid for static conditions। टाइम वेरिंग मतलब टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा हो, तो अब इसमें देख के बता दो कौन वेरी कर रहा है। ये तो वेरी कर रहा है, बोलिए, इसी में तो टाइम के रेशम चेंज हो रहा है, तो ये यही हो गया आपका करेक्ट। चलिए अब इसको देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट इंस्टेंट एंड पर्टिकुलर पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग। अब इधर देखिए, अलोंग जेड, चलो हम इसको जेड ले लेते हैं, ये एक्स लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ई है आपकी, ठीक, अच्छा निगेटिव जेड है, तो ये आपका इधर हो गया डाउनवर्ड्स ऐसे। एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये बी हो गया। क्लियर हो गया। देन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो वेव हमारी होगी, ये देखिए ई डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर पेन समझिए चला गया, ये बी इधर है, तो नेचुरल से है या तो वो इसी के जस्ट परपेंडिकुलर वाई या वाई डैश होगा। भाई एक एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया बी हमारा, और जेड एक्सिस में हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो वेव पिक इधर होगी, वाई या वाई डैश में होगी, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां तक समझ में आया। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ई क्रॉस बी, फिंगर्स हमारी ई से कहां चलें, बी की ओर चलें, तो ये आपका डाउनवर्ड समझिए पेन अंदर की ओर है, और ये आपका इधर को है बी, तो ऐसे समझिए, ये ई हो गया समझो बोर्ड के अंदर ऐसे, और ये इधर को हो गया एक्स हमारा, ये ई हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब जो सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा या तो अपवर्ड या तो, अब मान लीजिए हम ऐसे कर लेते हैं, थंब को सेट कर लिया करो, या अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी एक सेट कर लो। हमने सेट कर लिया, फिंगर्स हमारी इधर से इधर जा रही हैं। ये कौन सा है बताओ, ये बी है, तो बी क्रॉस ई निकालना होता तो ऊपर होता, लेकिन हमें क्या निकालना है, तो क्या होगा डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स मतलब क्या हुआ, वाई डैश हुआ।
बोलिए क्या हो जाएगा, वाई डैश होगा। फिर से समझिए, ये हमारा जो डायरेक्शन है ये बी का हो गया, ये डायरेक्शन जेड डैश हमारा क्या हो गया, ई का हो गया, जो सी अपवर्ड या डाउनवर्ड्स, हमने अपवर्ड सेट कर लिया। अब फिंगर्स हमारी देखिए इधर से इधर जाएंगी, बोलो, क्योंकि हम इसको बंद करना होता ना, ऐसे तो करना नहीं होता, ये किया हम। तो यदि हमें बी क्रॉस ही निकालना होता तो अपवर्ड होता, लेकिन हमें चाहिए क्या, ई क्रॉस बी, तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स मतलब वाई डैश। अब इसी को हम जरा वेक्टर से निकालते हैं। वेक्टर से क्या हुआ, बी का हमारा क्या हो गया, हमें निकालना क्या होता, ई क्रॉस बी, ऐसे समझ लो। ई का डायरेक्शन क्या है, माइनस जे है, बोलो, नहीं माइनस के है, और बी का डायरेक्शन क्या है, आई है। ठीक, अब जरा इधर आ जाइए, ये हमने आपको बताया था आई जे के, ऐसे क्रम से चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा चलोगे तो, अब बताओ यहां के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस जे आ रहा है, और यहां माइनस प्लस लगा है, तो क्या हो गया, तो माइनस जे मतलब क्या हुआ, वाई डैश हो गया। दोनों मेथड क्लियर हुए हमारे। फिर से एक बार समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिया गया है, जेड डैश, जेड डैश मीन्स क्या हुआ, माइनस के। मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया है, एक्स, एक्स मीन्स आई, और इसको हम ब्रैकेट बाहर निकाल लिए, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा, माइनस लगा है तो क्या होगा, माइनस जे किसको बताएगा, वाई डैश को बताएगा। बोलो, अब क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत बता चुके, क्लास भी बता चुके और इसमें रिवीजन भी बता चुके, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन एज, हमने बताया था पूरा एसएचएम से लेकर वेव, स्टेशनरी वेव, एसी, प्रोग्रेसिव वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब जगह ओमेगा को किससे कंपेयर किया करो, टाइम वाले से, और केव किससे कंपेयर करो, तुम्हें कोई क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए इसमें क्या कह रहे हैं, निकालने को कह रहे हैं कि द एनर्जी कंटेन्ड इन द वॉल्यूम। अच्छा, कई बातें हैं, एनर्जी निकालना है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या तो वो निकाल लो या तो बी, तो हम ई निकालना चाह रहे हैं। अब ई नॉट स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नॉट हमारा ये दिया गया है, कितना दिया है, 20 दिया है। तो ये बताइए ई नॉट, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ई नॉट हो गया आपका 20, कोई डाउट। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द एनर्जी कंटेन्ड इन वॉल्यूम ऑफ, एनर्जी निकालना है ये, और जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बताओ, ये कौन सी एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम को नहीं पूछ रहे हैं, ऑप्शन में देखो क्या दिया है, जूल दिया है, जूल पर मीटर क्यूब होता तो ये निकालना होता हमें। तो ये यू डैश हम मान लो इसको ले लेते हैं, और ये यू डैश जो होती है वो यू अपान वी होती है। याद है, बहुत बार बता, डायमेंशन से शुरू किया और लास्ट तक बताते रहे हैं, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हाफ की वैल्यू रखिए 8.86 10⁻⁻12, ई स्क्वायर यही 20 का वॉल्यूम कितना दिया है, 5 × 10⁻⁻4। अब वॉल्यूम जो पर मीटर क्यूब था वो कैंसिल हो गया, तो जूल में आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसे 2 से इसको कैंसिल कर दिए, 400 को 200 आ जाएगा, तो 8 हम सीधे ले रहे हैं, पॉइंट हटा दे रहे हैं, 8
इंटू 200 की जगह हमने 2 ले लिया और 2 जीरो हमने यहाँ पे ले लिया, तो आया -2। तो 5 इंटू 10⁻⁻2 और ये माइनस में 12। ठीक, अब ये आ जाएगा 10, तो 8 इंटू 10⁻⁻13 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी आपकी। अब देखिए, अब यही आपका करेक्ट हो गया। बोलो, ये आता तो देखिए हम -14 आ जाता ना, +12 आ जाता, तो ये करेक्ट हो गया। रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है? अच्छा रुक जाओ, अभी कल ही बताया था, थ्योरी बताते। कह रहे हैं रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी और टोटल एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी, याद आया? दोनों मिला के 1 1 मिलके 2 टाइप हो जा रहा था, तो क्या हुआ 1/2। एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी 1/4 था, याद करिए, U = 1/4 ε0 E² प्लस 1/4 वो B² अपान। ठीक, और जब टोटल हम एवरेज निकाले थे, यही 1/4 की जगह क्या हो गया, तो 1/2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा ना। इसको देखिए, पॉइंट सोर्स 100 वाट इमिट्स लाइट 5% इफिशियंसी, 100 वाट का है लेकिन उसमें से 5%, तो बताइए 100 का 5% कितना हुआ, 5 हुआ, तो ये पावर हमें ये मिल गई। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, आर आपको दिया है। ठीक, पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल हुआ, याद करिए ये, तो I = क्या होता है, P/A, एक मीन्स क्या हो गया 4 पाई। बोलिए, अब पावर रख दीजिए सीधे, 5 4 पाई, R की वैल्यू ये 100 पाई ना, तो 1/। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, कोई बता सकता है? इसमें दोनों एनर्जी हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी है, और केवल पूछ क्या रहा है, तो दोनों आधा आधा होती ना, बोलो 50-50 होती कि नहीं होती, तो 2 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ये जो हमारी आई है ये टोटल आई है, जिसमें इलेक्ट्रिक भी है मैग्नेटिक भी है, और ये मालूम है दोनों 50-50%। अब कह रहे हैं केवल इलेक्ट्रिक बताओ, तो इलेक्ट्रिक केवल बताओ, तो 50 से मतलब हाफ से क्या करो, तो इलेक्ट्रिक जो आएगा ये 1/2 1/40 पाई ये आ जाएगा आपको। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब, ठीक है, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन E0 एंड B0, बताओ। E0 और B0 क्या रिलेशन हमने आपको बताया था? अरे यार, C = E0/, लेकिन C तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसे हमें हटाना है ना, कैसे हटाएंगे? C = क्या होता है, ω/K होता है, C = ω/K। या यहां से ये दूसरा रास्ता ये भी है कि आप किसी एक कंपेयर करके वेलोसिटी निकाल लो। कैसे वेलोसिटी निकाल लेंगे? जैसे B = होता है n लैम्डा, मान लीजिए नहीं फॉर्मूला याद है तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या होता है, B = n लैम्डा, ठीक, तो B = n लैम्डा, n क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गई, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। अब फ्रीक्वेंसी
कहाँ छुपी हुई है? ओमेगा में। वेवलेंथ कहाँ छुपा हुआ है? हमारी बात समझ में आ रही है? ये फार्मूला नहीं भी ध्यान है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर वेलोसिटी का फार्मूला b = होता है n लैम्डा, या उसी को b की जगह हम कहें c = न्यू लैम्डा। c = न्यू लैम्डा। न्यू कहाँ मिलेगा हमें? ओमेगा मिलेगा। लैम्डा कहाँ मिलेगा? k में मिलेगा। तब भी निकालोगे तो ही आएगा। तो c = ω/k हम रख देते हैं, तो ω/k E0 अपान, तो ओमेगा इंटू B0 = E0 इंटू, ठीक। अब इसमें देखिए, E रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपगेशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम, देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन एज, वही क्वेश्चन अभी हुआ, ठीक। क्या निकालना है इसमें? कह रहे हैं कि E एंड K रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन एज। तो फील्ड वेक्टर जो अभी हम लोग c = निकाले हैं तो वही वाला फार्मूला है, उसी को वेक्टर नोटेशन में हम कर देंगे, k क्रॉस E आ जाएगा। चलिए अब इसको बता दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। अब तुम लोग गड़बड़ अब नहीं होना चाहिए, x y एंड निगेटिव z मतलब इधर हो गया, z डैश हो गया। इधर क्या जा रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन निगेटिव z डायरेक्शन at a certain point and certain time, direction of electric field wave is along positive y direction। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अब भी हमें निकालना है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही, उधर है आपका वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी इधर हो गई। अब बताइए बी किधर होगा? अब देखो ध्यान दो, y डायरेक्शन में E हो गया और z में C हो गया, तो B हमारा या तो x होगा या तो x डैश। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका किधर हो गया? y एक्सिस हो गया। ये किधर हुआ? z एक्सिस हुआ, तो वो किधर हो जाएगा? x एक्सिस होगा। अब चाहे राइट हैंड रूल से निकालिए चाहे वेक्टर से निकालिए। चलिए हम वेक्टर से निकालते हैं। वेक्टर में हमारा E क्रॉस B, E हमारा किस साइड है? y का मतलब क्या हुआ? J। अब B हमारा क्लियर है, या तो x या तो x डैश। हम पहले x मान लेते हैं, तो I मान लिया हमने। अब आ जाओ, I J K, J क्रॉस I क्या होगा? -k होगा। तो बिल्कुल देखो -k हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब हमने जो माना बिल्कुल सही माना। भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट किधर जा रही है? z डैश जा रही है कि नहीं जा रही है? तो -k डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। तो क्या हो जाएगा? J क्रॉस I -k। इसका मतलब हो गया कि जो हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि B हमारा किधर हो गया? अलोंग x एक्सिस। तो सही माना था, ठीक। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। वेक्टर ज्यादा इजी पड़ेगा। तुम लोग हाथ वाथ घुमाने तोड़ पाड़ डालोगे तो वेक्टर वाला ज्यादा ध्यान रहेगा, उससे ज्यादा इजी पड़ेगा। डायरेक्शन निकाला उसे निकाल लिया करो। बोलो। Which of the following are true? Speed of light in vacuum depends on direction of propagation. Speed of light in medium is independent of wavelength of the light.
स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द, जो लाइट क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो सोर्स होता है उसके मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। एक चीज ये करेक्ट है। और दूसरा है द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ना तो सोर्स पर डिपेंड कर, मतलब कि सोर्स की वेलोसिटी डिपेंड करता, ना उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करता है। तो यही आपका सी एंड डी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही गलत? सही है। अरे भाई लाइट कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में? सेकेंड कह रहे हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड एज। अब रिलेटेड एज का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ C इज इक्वल टू होता है E नॉट अपान, और C की वैल्यू हमने क्या बताया था? म्यू नॉट। अब इसको कंपेयर करो तो कह रहे हैं E नॉट इज इक्वल टू, गलत है कि नहीं? ये होना ये चाहिए था E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट अपान, ये होता तो करेक्ट हो जाता। तो असर्शन करेक्ट और रीजन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय। अब इसमें कह रहे हैं देन एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया था कि पहली चीज इसमें यहां से यहां में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज होगा और इधर ये जो आई जे दे तो ये चेंज हो जाएगा। और ये कैसे चेंज होता है बताइए? C इज इक्वल टू E नॉट अपान, तो E नॉट इज इक्वल टू, अब C हो गया 3 इंटू बी नॉट की वैल्यू नहीं, हाँ बी नॉट की वैल्यू 3 इंटू कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 पावर 9। अच्छा अब देखो यहाँ किलो, इन्होंने यहाँ ना लगा के इन्होंने देखो किलो वोल्ट इधर कर दिया है, तो 9 तो हो गया ना, किलो में आ गया 3 पावर 3 है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये तो के जो है डायरेक्शन है, तो रुक जाओ, तो छूटा है क्या? फिर से देख लीजिए। C इज इक्वल टू E नॉट अपान बी नॉट, ठीक है। E नॉट C बी नॉट, C हो गया 3 इंटू 10 पावर 8, बी नॉट हो गया 3 इंटू 10 पावर -5, तो 9 इंटू 10 पावर 3, तो सही है, करेक्ट है। अच्छा अब डायरेक्शन पे हम लोग आ जाते हैं, डायरेक्शन में आ जाते हैं, ये तो सही होगा। अच्छा यहाँ x छूटा हुआ, इस जगह भी x होगा, यहाँ ये x है, ठीक। 48 10 पावर 10 इंटू टी। अब इस जरा डायरेक्शन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। ये बताइए b आपका, ये बताओ कि वेव का डायरेक्शन किधर है? -x डैश है ना। कैसे पता चला? यहाँ x लिखा है तो x हो जाएगा। अब वो पॉजिटिव है निगेटिव, अब यहाँ पॉजिटिव है तो किधर हो जाएगा? -x हो गया, ठीक है। अब -x हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ये आई जे के में आ रही, इसका मतलब जो वेव हमारी जा रही है इस साइड जा रही है, ये वेव का डायरेक्शन हो गया, ठीक। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रहे हैं? तो ये आपका बी हो गया। तो ई का डायरेक्शन जो होगा ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वो होगा जेड एक्सिस। अब जेड में जेड डैश होगा कि जेड होगा, ये कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे? ई क्रॉस बी हम लगाएंगे, ठीक। अब बी तो हमारा क्लियर है, जे है। अब ई हमारा किधर होगा? या तो जेड होगा या तो जेड डैश होगा। अब हम जेड मान लेते हैं और जेड ले लेते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। बोलो, अब आ जाओ आई जे के पे आ जाइए। ये आई जे के, तो के क्रॉस जे क्या आएगा? -i आएगा, और वही तो आ रहा है। बोलो,
यही तो वेव का डायरेक्शन हुआ। समझ में आई बात सबको? बोलो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब के आना चाहिए। तो देखिए के आ रहा है, ठीक। तो के इसमें भी आ रहा है और के इसमें भी आ रहा है। अब ये देखिए इनकरेक्ट इसलिए हो गया, यहाँ माइनस कर दिया। माइनस नहीं होगा, जो बिल्कुल इसमें इतने में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। और दूसरा चीज साइन कर दिया, ये गलत ये हो गया। तो पहले यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ 10⁻³ ये आपका ऑप्शन, ये B0 यहाँ ना, हाँ, तो -8 होगा, तो फिर इसको -8 कर लीजिए, तो ये आपका करेक्ट आ जाएगा। इसको यहाँ पर -8 कर लो बस, इसको -8, ठीक। क्लियर हो गया सबको? Radar sends electromagnetic signals of electric field and magnetic field which strike the target on the line of the sight at distance 3 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे एक मान लो रडार है और यहाँ 3 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे जाके टकराता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ठीक। रिफ्लेक्ट बैक टूवर्ड द रडार विद सेम वेलोसिटी बाय द सेम पाथ। मतलब ये गया, ऐसे गया और लौट के वापस आया। क्वेश्चन है, इफ द सिग्नल वाज ट्रांसमिटेड एट टाइम t0 टू फ्रॉम द रडार आफ्टर हाउ मच टाइम। वही टाइम हमें निकालना इको का। इको मतलब जैसे साउंड गई रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, कॉन्सेप्ट ये है। तो हमें टाइम निकालना, डिस्टेंस हमें मालूम है। तो बताओ कि डिस्टेंस मालूम है और टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा? B = D/, और D की जगह क्या हो जाएगा? 2D। क्यों 2D हो जाएगा? D जाने में और D आने में, तो 2D हो जाएगा। अब आते हैं B। B मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ये डाटा आपको दिया गया है, उल्टा चलते हैं ऐसे ही। तो C = E0 2.25 C निकल आया। और फिर लगा दो कि C = 2D/T, तो T = 3 किलोमीटर, तो 3 × और C यहाँ आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी। सॉल्व कर लेंगे ना? बोलिए। बहुत सॉल्व करा चुके हैं। इसको देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन अ मीडियम एट स्पीड ऑफ V दिया गया आपको। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज 1। रिलेटिव परमिटिविटी μr 1 दिया है। रिलेटिव परमिटिविटी ये निकालना है। फॉर्मूला बताओ, कल बताया था हमने, क्या था? μ √, याद आया? और ये क्या होता है? C/, लाइट का, = अब C की जगह रख दो, और V आपको यहां दिया ही दिया है। और ये वैल्यू 1 है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए, 2. ओके। केवल आप जाके घर पे सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा करिए, हमारे कराने से कुछ नहीं होगा। आप खुद करोगे तभी चीज़ें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। और इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला याद करिए और यही जाके दोबारा खुद करिए, बस इतने करिए, और बाकी नहीं पढ़ने। बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन आप कर चुके हो। हर चैप्टर में इतने क्वेश्चन हुए हैं कि कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोगेटिंग थ्रू नॉन मैग्नेटिक मीडियम, ये आपको गिवन है।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है कैसे फाइंड करेंगे बोलिए? यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ई नॉट मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, हमें क्या निकालना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, और म्यू आर आपको दिया गया है, तो म्यू आर दिया गया है, तो क्या फाइंड करेंगे बताइए? म्यू रिलेटिव परमिबिलिटी आपको दी गई है, ठीक, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालोगे? हाँ, के, तो के कैसे निकालेंगे? है? नहीं, वो के नहीं है। चलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और किसी के बराबर होता है? अरे यार, इप्सिलॉन आर, आर रिलेटिव परमिबिलिटी के ही तो कहते हैं, वहां तक दिमाग नहीं पहुंच रहा है। तो हमें निकालना है, ये निकालना है, समझ में आई बात? अब ये निकालने के लिए अब आपको हिंट क्या दिया जा रहा है? यहां पे ई नॉट दिया जा रहा है, और अब ई नॉट से तो काम चलना नहीं है, हमारे पास तो चाहिए, क्या चाहिए बताओ? वेलोसिटी चाहिए, तभी तो हम म्यू निकाल पाएंगे। और वेलोसिटी कहाँ छुपी हुई है? इसमें छुपी हुई है। तो पहले क्या फाइंड करें हम? वेलोसिटी फाइंड करें। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? जैसे v इज इक्वल टू होता है एन लेमडा, वैसे c इज इक्वल टू भी न्यू लेमडा कह सकते हो। तो b ही हम रखते हैं यहाँ पर, और न्यू की जगह, अब न्यू मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। तो कैसे फ्रीक्वेंसी निकालोगे? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बताइए? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻10 अपान पाई। अब आ जाइए लेमडा, लेमडा किस में छुपा है? एक्स में। तो k इज इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा इज इक्वल टू, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपान 100। तो b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू एन लेमडा, n का मतलब 10⁻10 अपान पाई, लेमडा मीन्स पाई अपान 100, तो क्या आ जाएगा? 10⁻। तो जब ये निकल आया तो आपका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वो निकल आएगा, ये होता है C अपान बी, 3 इंटू 10⁸, और b आपका कितना आया? 10⁸, इज इक्वल टू क्या आया? और इसकी वैल्यू अभी जस्ट बता ही चुके हैं, क्या होता है बताइए? अंडर रूट म्यू आर, और तो ये हो गया हमारा 3 और म्यू आर 1, और निकल आया। कितना आंसर आ गया? समझ में आया सबको? अब यहाँ पर एक वर्ड आप भूल जा रहे हो, तो एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही इप्सिलॉन आर के बराबर होता है, उसी रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। दोनों का मीनिंग सेम, ठीक।